और सबसे पहले देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार हैं, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं पर समतल मैदान हैं। अगर हम देखें तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 10.7% भाग पर्वतीय भाग है और लगभग 18.6% पहाड़ियाँ हैं। लगभग 27.7% पठारी क्षेत्र हैं जो कि भारत के दक्षिण में हैं और 43% मैदानी भाग है। ये कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। तो पूरे भारत को उसकी भौगोलिक संरचना के हिसाब से 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार जो कि भारत के दक्षिण में है, चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। तो भौतिक रचना के हिसाब से भारत को इन 5 भागों में बांटा गया है। तो आज हम देखते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो देखते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय का विस्तार है, पूरा हिमालय के पर्वत का विस्तार है, इसीलिए इसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जो हिमालय पर्वत है इसका विभाजन 2 तरह किया गया है। एक तो उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन किया गया है और एक पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन किया गया है। तो हम दोनों देखेंगे। पहले हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण विभाजन। पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगा। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट हम देखेंगे, आगे हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर से दक्षिण में विभाजन। तो जो हिमालय पर्वत है इसे 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे ऊपर इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। तो ये पूरा हिमालय पर्वत ही है। देखिए ऐसे होता है पर्वत, अगर लगातार पर्वत हैं तो उसे कहते हैं पर्वत श्रृंखला। तो ये पूरी पर्वत श्रृंखला हिमालय की ही है। 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं मेन, इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन किया गया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। पहले को ट्रांस हिमालय कहते हैं, दूसरे को वृहद हिमालय कहते हैं, तीसरे को मध्य हिमालय कहते हैं और चौथे को शिवालिक हिमालय कहते हैं। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपको सिर्फ विभाजन बता रहा हूँ। तो उत्तर से दक्षिण विभाजन हम देखा। अब हम देखते हैं पश्चिम से पूर्व विभाजन, जिसे प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं। तो सर सिडनी बुराड ने इसका विभाजन किया था। जैसे हमने पहले उत्तर से लेकर दक्षिण तक विभाजन देखा, उन्होंने इसका विभाजन पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर किया और इसे प्रादेशिक विभाजन भी किया। उन्होंने इसका विभाजन प्रदेशों के नाम के हिसाब से और नदियों के हिसाब से किया। आगे हम डिटेल में देखेंगे, पर आप अभी इसका ओवरव्यू ले लीजिए। तो जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं इसे कहते हैं पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे ये पंजाब, इसका विस्तार भारत में पंजाब की ओर और कश्मीर की ओर है। और उसके बाद जो दूसरा भाग है इसे कहते हैं कुमायूं हिमालय, इसका मुख्यतः विस्तार उत्तराखंड में है। और इसका तीसरा भाग है नेपाल हिमालय, जिसका पूरा विस्तार नेपाल की ओर है। और चौथा है असम हिमालय। तो आप देख रहे होंगे इसको भी 4 प्रकार में बांटा गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर भी। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। तो ये इसका विभाजन पश्चिम से पूर्व की ओर किया गया है, आप देख रहे हैं, और प्रदेश के हिसाब से किया गया है, इसीलिए इसे पश्चिम से पूर्व विभाजन और प्रादेशिक विभाजन कहते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन और पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, इसका हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन, जिसमें 4 पर्वत श्रृंखलाएं थीं। पहला था ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहद हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय और चौथा था शिवालिक हिमालय। तो उसका पहली पर्वत श्रृंखला हम देखते हैं ट्रांस हिमालय। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा और जिससे प्रश्न बनते हैं मैंने वही फैक्ट कवर किए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो ट्रांस हिमालय है इसका जो विस्तार है, हम भारत की ही बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर की ओर और लद्दाख में है। तो जिस प्रकार जो उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन था पूरे हिमालय का, वो 4 पर्वत श्रृंखलाओं में था, उसी प्रकार ये है पूरा ट्रांस हिमालय और ये भी 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। याद रखिएगा, जैसे पूरा हमने देखा ना, पूरा हिमालय उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर कितनी पर्वत श्रृंखलाओं में बटा था, तो उसको वैज्ञानिकों ने 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा था और पश्चिम से पूर्व की ओर भी 4 पर्वत श्रृंखलाओं में ही बांटा था। उसी प्रकार जो ट्रांस हिमालय का विस्तार है इसे भी
वैज्ञानिकों ने 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा हुआ है, याद रखिएगा। तो सबसे ऊपर कौन सा है? काराकोरम। तो सबसे ऊपर पर्वत श्रृंखला है काराकोरम। ये सभी ट्रांस हिमालय के ही भाग हैं। दूसरे नंबर पे है लद्दाख पर्वत श्रृंखला, तीसरे नंबर पे है जास्कर पर्वत श्रृंखला और चौथे नंबर पे है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे, आपको इसको रटना नहीं है, बस 2 बार वीडियो देख लेना, आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो यह है हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। कौन सा? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय याद रखिएगा हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। वनस्पतियों का अभाव क्यों है? क्योंकि जो हिमालय का सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, तो जो ट्रांस हिमालय है ये पूरा देख रहे हैं हम, ये काफ़ी ऊंचाई पर है। अगर इसकी हम औसतन ऊंचाई की बात करें तो लगभग है 6000 मीटर। तो यहाँ पर पूरा बर्फ़ जमा होती है, पूरी बर्फ़ जमा होती है, जिस कारण यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं होती। इसीलिए याद रखिएगा यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर हैं और कोई भी यहाँ पर वनस्पति नहीं उगती। तो एग्जामिनर अगर पूछ ले कि वनस्पतियों का अभाव किस पर्वत श्रृंखला में है, तो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय में है वनस्पतियों का अभाव। और इसके अंतर्गत 4 पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गोडविन ऑस्टिन है। तो K2 को ही गोडविन ऑस्टिन कहते हैं। इसकी ऊंचाई है लगभग 8611 मीटर। और काराकोरम पर्वत श्रेणी की ये सर्वोच्च चोटी है। तो काराकोरम की तो सर्वोच्च चोटी होगी ही, जब ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है तो काराकोरम की भी तो सबसे ऊंची चोटी होगी। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? K2। तो ये अभी समय इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। पर ये जो पूरा जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, अब तो ये ऊपर वाला लद्दाख बन गया, इसे भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। भले ही पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया हुआ है, पर यह है तो भारत का अभिन्न हिस्सा। इसीलिए जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है भारत उसे अपने अंडर ही मानता है। इसीलिए जब बात आए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गोडविन ऑस्टिन, याद रखिएगा। तो इसे K2 क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। K2 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नाम तो गोडविन ऑस्टिन है और इसे K2 भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि जब एक पर्वत लगातार पर्वत हो तो उसे पर्वत श्रृंखलाएँ कहते हैं। तो ये है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो इसका नाम कैसे रखा गया था? पहले पर्वत को K1, काराकोरम K से शुरू होता है ना, K से, तो K1 रखा गया, दूसरे का K2 रख दिया गया, जब इसकी काउंटिंग हुई थी तो तीसरे का K3 रख दिया गया, चौथे का K4 रख दिया गया। तो इसमें जो सबसे ऊंची चोटी थी वो K2 थी, इसीलिए हम इसे K2 कहते हैं और इसे गोडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। आशा करता हूँ इसे आपको याद रहेगा। K2 से याद रखना कि ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला की ही सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरा फैक्ट ये याद रखना, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि माउंट राकापोशी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। जिस प्रकार काराकोरम की K2 है, उसी प्रकार लद्दाख की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो माउंट राकापोशी है। इसे क्यों पूछा जाता है एग्जाम में? क्योंकि जो यह चोटी है, ये इसकी जो ढाल है ये विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। हम कहते हैं ना कि कई चीज़ों की बहुत ही खड़ी ढाल है, मतलब इसकी जो ढाल है काफ़ी तीव्र है। अगर यहाँ से कोई चीज़ नीचे गिर जाए तो उसका कभी पता नहीं चलेगा। इसकी ढाल काफ़ी तीव्र है पूरी दुनिया में, इसीलिए पूछा जाता है कि माउंट राकापोशी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है और इसकी जो ढाल है वो विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। तो ट्रांस हिमालय हमने कवर कर लिया। अब हम दूसरा देखते हैं, वृहद हिमालय। तो दूसरी पर्वत श्रृंखला थी कौन सी? उत्तर से दक्षिण की ओर वृहद हिमालय। इसी को हिमाद्री हिमालय कहते हैं, इसी को सर्वोच्च हिमालय कहते हैं और इसी को महान हिमालय कहते हैं। ये सभी एक ही के नाम हैं। अभी धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, वो इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है, इसीलिए इसे सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। और कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसी के कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। अब मैं आपको ये मैप से समझाता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में मैप को रखिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो भारत का नक्शा है वो तो आपके दिल और दिमाग पे छपा होना चाहिए। तो भारत का नक्शा अगर आपने दिमाग में रखेंगे तो उसके उत्तर में है हिमालय पर्वत और दूसरी हम पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं वृहद हिमालय की पर्वत श्रृंखला। तो हम देखते हैं कि भारत में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत में इसका विस्तार है POK के नंगा पर्वत से लेकर, याद रखिएगा ये नंगा पर्वत है, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार है भारत में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि POK में कौन सा है? नंगा पर्वत, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप कश्मीर से आगे आइए तो उत्तराखंड है, नक्शे को रखना दिमाग में। तो उत्तराखंड में प्रमुखतः
ये 3 पर्वत हैं। पहला है बंदरपूंछ पर्वत, दूसरा है कामेट पर्वत और तीसरा है नंदा देवी पर्वत। ये 3 पर्वत हैं उत्तराखंड में। ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है। सबसे पहले है बंदरपूंछ पर्वत, दूसरा कौन सा है तो कामेट पर्वत और तीसरा है नंदा देवी पर्वत। और उसके साथ साथ आपको बताता हूँ कि जो बंदरपूंछ पर्वत है और कामेट पर्वत है, इसके बीच में छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, छोटे छोटे पर्वत हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बंदरपूंछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत हैं। ये सभी उत्तराखंड में ही है ना, आपको पता होगा केदारनाथ और बद्रीनाथ कहाँ पर हैं, तो उत्तराखंड में ही है। इसे आप आसानी से याद रख पाएंगे। और बंदरपूंछ और कामेट के बीच में है, तो ये दोनों पर्वतों के बीच में ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इन्हीं को हम कहते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो ये हुआ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बाद आगे आपको पता है नेपाल शुरू हो जाता है। तो नेपाल में इसका विस्तार है, ये सभी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। एक बार हम देख लेते हैं, आपको इसे रटना नहीं है, आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले है धौलागिरी पर्वत, दूसरा है अन्नपूर्णा पर्वत, तीसरा है मनसालू पर्वत, चौथा है गौरीशंकर पर्वत, पांचवा है छुयू पर्वत और छठा है माउंट एवरेस्ट पर्वत, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर है तो ये नेपाल में ही है। इसे भारत में क्या कहते हैं तो भारत में इसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट। और नेपाल वाले इसे क्या कहते हैं, नेपाल वाले इसे कहते हैं सागर माथा। और तिब्बत में यानी कि चाइनीस इसे क्या कहते हैं तो वो कहते हैं चोमो लुंगमा। ये सभी माउंट एवरेस्ट के ही नाम हैं। तो माउंट एवरेस्ट के आगे है मैकालू। तो ये जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत हैं, ये कहाँ पर हैं तो ये है नेपाल में। तो नेपाल के बाद आगे क्या आता है तो सिक्किम आता है। तो सिक्किम में कौन सा पर्वत है तो सिक्किम में है कंचनजंगा पर्वत। याद रखिएगा कौन सा पर्वत, कंचनजंगा पर्वत, ये है सिक्किम में। और आखिरी में ख़त्म कहाँ होता है तो अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर आप कंफ्यूज होते हैं। जब ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है तो वो कौन सी है, हमने पीछे पढ़ा K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, याद रखिएगा भारत की, तो वो कौन सी होगी तो भारत की है कंचनजंगा। कौन सी, कंचनजंगा, क्योंकि ये अभी भारत के अधिकार में है। पर जो दूसरी है K2 वो भारत में तो है, भारत में जब पूछा जाए कि भारत में, वो भारत में तो है पर उस पर भी पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। वो भारत का भिन्न हिस्सा तो है पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। इसीलिए अगर वहाँ पर पूछा जाए कि भारत की कौन सी है तो कंचनजंगा। स्टूडेंट इसे कैसे याद रखते हैं, आप भी इसे ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए कहाँ से पूछा जा रहा है ना, भारत की, तो की से कहाँ से शुरू हो रहा है, कंचनजंगा। इसे याद रखने का तरीका है। वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए कि अगर भारत में पूछ लिया जाए, पर से लेकर पूरा जम्मू कश्मीर हमारा ही है, वहाँ पर पाकिस्तान ने भले ही कब्जा किया हुआ है। तो जो K2 पर्वत है वो भी पाकिस्तान ने उसके अधिकार में है, पर है तो हमारा ही हिस्सा, तो वो भारत का ही अंग है। इसीलिए K2 भारत में सबसे ऊंची चोटी है। पर अगर पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो हमारे अधिकार में कौन है भी, कंचनजंगा। तो ये दोनों याद रखना है और याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब वृहद हिमालय के बाद देखते हैं मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हिमालय की बाकी पर्वत श्रृंखलाओं को देखा जाए तो उसकी ऊंचाई के मुताबिक इसकी ऊंचाई काफ़ी कम है। तो हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है, टूरिज़्म के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। और यहाँ की औसतन ऊंचाई 1800 से लेकर 3000 मीटर है, याद रखिएगा। और इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। तो मैंने आपको कहा ना, जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो हैं मध्य हिमालय में। तो जब भी एग्जाम में आपको कोई भी पर्यटन स्थल आ जाए और पूछा जाए कि ये किस हिमालय में है, तो याद रखिएगा वो है मध्य हिमालय में, क्योंकि इसी को हम याद रखिएगा पर्यटन हिमालय भी कह सकते हैं। आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल कहाँ पर हैं तो मध्य हिमालय में है। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, तो यहाँ ये छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ढालों पर पाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं एक पर्वत है, उसके बाद पर्वत श्रृंखला होती है, दूसरा पर्वत होता है, तो जो इसकी ढाल है, ढालों पर क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। और इन्हें क्या कश्मीर में कहते हैं तो मर्ग कहते हैं। जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग काफ़ी फेमस है टूरिज़्म के लिए, आपने नाम सुना ही होगा सोनमर्ग और गुलमर्ग का। तो जब भी बात आए पर्यटन की तो सीधा आप मध्य हिमालय को टिक कर देना। तो उसके बाद हम देखते हैं शिवालिक हिमालय। तो हमने ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय और मध्य हिमालय पढ़ लिया।
आखिरी कौन सा है उत्तर से लेकर दक्षिण के विभाजन वाला में? शिवालिक हिमालय। इसे बाहरी हिमालय भी कहते हैं। बाहरी हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने सबसे ऊपर पढ़ा ट्रांस हिमालय, उसके बाद आया बृहद हिमालय, फिर आया मध्य हिमालय, तो ये सबसे बाहरी है, इसलिए इसे बाहरी हिमालय भी कहते हैं। और याद रखिएगा, जो सबसे ऊपर था ट्रांस हिमालय, ये सबसे प्राचीनतम भाग है हिमालय का, और जो ये है शिवालिक हिमालय, ये सबसे युवा भाग है हिमालय का। तो यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। और इसकी औसतन ऊंचाई बात की जाए तो 850 से लेकर 1200 मीटर है। और बात की जाए इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार पाकिस्तान से शुरू होता है, और वहाँ से लेकर पाकिस्तान के कौन से सुलेमान पहाड़ी से शुरू होता है, वहाँ से लेकर अराकाम पर्वत। तो भारत और म्यांमार के बीच जो पर्वत सीमा बनाता है उसे कहते हैं अराकाम पर्वत। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, तो ये अराकाम पर्वत ही भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। तो इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले अराकाम पर्वत तक है। तो इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ हैं, जिसे दून और द्वार कहते हैं। जैसे हरिद्वार, देहरादून। तो हरिद्वार आप गए होंगे गंगा स्नान करने के लिए, तो गंगा कहाँ से निकलती हैं? शिव जी की जटाओं से निकलती हैं ना। तो इससे याद रखना है कि शिवालिक हिमालय में ही हरिद्वार है, और देहरादून भी यहीं पर ही है। तो ये इससे इतना ही बनता है। तो उसके बाद अब हम आगे देखते हैं। जैसे सबसे ऊपर कौन सा था? ट्रांस हिमालय, उसके बाद था वृहद हिमालय, तीसरे नंबर पर था मध्य हिमालय, और आखिरी में था शिवालिक हिमालय। तो जो इसके बीच का भाग था, इसे कुछ कहा जाता है, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। तो हम देखते हैं इसे याद भी कैसे करना है, और सबसे पहले देखते हैं ये है क्या। तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो सचर जोन कहते हैं। याद रखिएगा, इसे कहते हैं सचर जोन। और वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के भाग को कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। याद रखिएगा। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के भाग को कहते हैं मेन सीमांत दर्रा। अब बात आई कि इसे याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। तो सबसे ऊपर कौन सा है? सचर जोन। तो ये इससे याद रखिएगा, चाह हटा दिए सर जोन। तो सर हमारे शरीर के सबसे ऊपर कौन सा भाग होता है? सर होता है ना हमारा। तो इससे याद रखना कि सबसे ऊपर है सचर जोन। और दूसरे नंबर वाला है सेंट्रल। तो ये तो आपको पता ही लग गया, ये सेंटर में है। सबसे ऊपर सर है, बीच में सेंटर वाला भाग, तो सेंट्रल जोन है, ये बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के भाग बीच में है। तो बाकी एक ही बचा लास्ट में, मेन सीमांत दर्रा। तो ये तीनों चीज़ आप याद रखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य कौन सा भाग है? याद रखिएगा, सचर जोन। तो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर विभाजन तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं हिमालय का पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर विभाजन। इसे प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि इसका नाम प्रदेशों के हिसाब से रखा गया है। तो सर सिडनी बुराड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया। तो हिमालय तो एक ही है, और उसकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो भी 4 ही हैं। पर पहले हमने देखा इसका उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर विभाजन, मतलब ऊपर से लेकर नीचे की ओर। अब हम देखेंगे इसका पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर विभाजन। पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विभाजन देखेंगे। तो सर सिडनी बुराड ने इसका पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन किया। उन्होंने भी इसका 4 भागों में ही विभाजन किया। तो सबसे पहले है पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे है कुमायूं हिमालय, तीसरे नंबर पे है नेपाल हिमालय, और चौथे नंबर पे है असम हिमालय। अब हम देखते हैं पहला भाग पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय। तो याद रखिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैंने सिर्फ वही कवर किए हैं। तो जो सर सिडनी बुराड थे, उन्होंने क्या किया, पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन कैसे किया? तो जो जो प्रमुख नदियाँ थीं उन्होंने उस हिसाब से उसको बांट दिया। जो जो नदियों के बीच पहाड़ आते थे उनका विभाजन उन्होंने कर दिया। तो इसका विस्तार देखते हैं पंजाब हिमालय का। तो इसका विस्तार है सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग। तो सिंधु नदी से लेकर जो सतलुज नदी के बीच का भाग है, उन्होंने इसे पंजाब हिमालय का नाम दिया। और इसका विस्तार देखें तो पंजाब और कश्मीर और हिमाचल का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। और बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। और सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि जाफरान की खेती हिमालय के किस भाग में होती है? तो याद रखिएगा, पंजाब हिमालय में। तो जाफरान क्या होता है? तो जो आप नीचे ये इमेज देख रहे हैं, ये जाफरान का पौधा है जो इस पर फूल लगा हुआ है। आपको जाफरान तो नहीं समझ आ रहा होगा, पर अगर मैं आपको केसर बताऊं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो जो केसर होती है ना, इसी जाफरान के फूल में ही होती है। आप देख रहे हैं ना, ये जो फूल है इसके अंदर, ये आप जो लाल लाल देख रहे हैं, यही है केसर। तो जाफरान की खेती के लिए फेमस है
पंजाब हिमालय। वैसे भी आपको पता होगा कश्मीर केसर के लिए काफ़ी फेमस है, तो पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय कहते हैं और यहीं पर जाफरान की खेती होती है। उसके बाद हम देखते हैं कुमायूं हिमालय। तो हमने पिछले देखा कि सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच के भाग को कहते हैं कौन सा, क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। तो सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच, अब यही सतलुज नदी से लेकर काली नदी जो है उसके बीच के भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो याद रखिएगा, आगे आगे बढ़ते जाना है। तो सतलुज नदी से लेकर काली नदी के मध्य के भाग को कहते हैं कुमायूं हिमालय, और इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ पर है, तो इसका विस्तार है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है और इसकी लंबाई है लगभग 320 किलोमीटर। याद रखें कि नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि जितनी भी प्रमुख चोटियां हैं वो कुमायूं हिमालय पर ही हैं। मैंने आपको पीछे बताया था इसका विस्तार जैसे कि उत्तराखंड में है, और मैंने आपको कहा था ना कि जो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, नंदा देवी, ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में ही है। तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि कुमायूं हिमालय का विस्तार भी उत्तराखंड में ही है, और उत्तराखंड में ही नंदा देवी, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये सभी प्रमुख चोटियाँ हैं। तो कुमायूं हिमालय के बाद हम देखते हैं नेपाल हिमालय। तो जो नेपाल हिमालय है इसका विस्तार, तो ये जो अब नेपाल देख रहे हैं, नेपाल का बॉर्डर भी यही नदी बनाती है। काली नदी है, इस तरफ है तीस्ता नदी, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है नेपाल, तो इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। और इसका विस्तार मुख्यतः नेपाल में ही है, और इसकी लंबाई सबसे लंबी है, ये सबसे लंबा है 800 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा प्रमुख चोटी है जो इसी पर ही है, क्योंकि जो आपको पता ही होगा, मैंने पीछे बताया ना कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो नेपाल में ही है, तो नेपाल हिमालय में ही होगा। ये तो सीधा ही आप याद रख सकते हैं। तो ये पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय पर है, तो नेपाल हिमालय पर है, अगर इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर हो तब। तो आखिरी में एक बच्चा कौन सा, असम हिमालय। तो असम हिमालय का विस्तार कहाँ पर है, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है नेपाल। तो तीस्ता नदी के बाद जो दिहांग नदी है, कहीं कहीं पर इसका लिखा होता है दिहांग नदी पर, और कहीं कहीं पर लिखा होता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसी की सहायक नदी है दिहांग नदी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर दिहांग नदी हो तो वो लगा देना, अगर